साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग सभी टीना साथियों मैडम। को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा, इस बिजनेस को समझने का मौका मिलेगा। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। आप सभी की जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच जय सर। मैं चाहूंगी सबसे पहले जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो रोज सुबह हमारी इतनी एनर्जेटिक वो हमारा अभिवादन करते हैं। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुबह का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कुछ नई चीज सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, यस और नो? क्योंकि हम जिस बिजनेस के अंदर है वहां पे हर दिन हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। और दोस्तों, जैसा कि आज ट्यूसडे का दिन है, मंगलवार का दिन है, और काफी इंपॉर्टेंट आज की हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। आज के हमारे सेशन में आज हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातों को सीखने का मौका मिलेगा, जिसे हम फील्ड में जाकर अपनी चीजों को, अपने रिजल्ट को ज्यादा कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि फटाफट पूरी तैयारी के साथ बैठ जाए, डायरी पेन के साथ बैठ जाए, क्योंकि आज का शानदार ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ देने वाला है। ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रेजेंटर को मैं यहाँ कॉल करूँ, उनके बारे में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि बेसिकली वो भिलाई से ही बिलोंग करती हैं। और आज वो अगर मैं उनकी पहचान की बात करूं, तो बहुत चीजें, मतलब सक्षम होने के बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, सिर्फ उनकी एक चाहत कि उन्हें अपनी पहचान बनानी है। और दोस्तों, उसमें वो कामयाब भी रही। आज उनके सफर की बात करूं तो बहुत कम समय में उन्होंने सीनियर और सिस्टम को लगातार लगातार फॉलो किया। बहुत अच्छे से अपनी टीम टीम को आज वो आगे लेकर चल रहे हैं। और उनकी सफलता की बात करूं दोस्तों, तो बहुत कम समय में उन्होंने बहुत सारी सफलता ली, देश विदेश की यात्राएं उन्होंने ली। और आज अपने इन सारी चीजों को करते हुए अपने उस लेवल पे है जहां से अगला लेवल हमारे बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है। सो प्लीज वेलकम अवर टोपाज लीडर मिसेस शांति गुप्ता मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए शांति गुप्ता मैडम के लिए। वेलकम वेलकम शांति शांति मैडम। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन आपका है, ओवर टू यू। शांति मैडम, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस और वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम वेलकम शांति शांति मैडम। जी। शांति मैडम, आपको हमारी आवाज आ रही है? अनम्यूट नहीं हाँ। हो पा रहे हैं क्या? शांति मैडम, आप दो डिवाइस से कनेक्ट है, दोनों को होस्ट है, आप एक बार अनम्यूट करके देखें। वेलकम वेलकम। दोस्तों नमस्कार। क्या नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल। मैडम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जयसर का, कि जयसर ने इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने आदरणीय गुरु, जिन्होंने मेरी इतनी तारीफ की और वेलकम किया, तो मेरी हौसलों को बढ़ाया। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद स्वरूप टीना मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। थैंक यू।
इस पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम और सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सर। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर को। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने मुझे अच्छे बुरे की पहचान कराई और भारत की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप में मुझे लाया। तो मैं अपनी कंपनी सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां करूंगी। नेक्स्ट करेंगे सर। ये हमारे 5 विजनरी डायरेक्टर हैं जिन्होंने आम आदमी को खास आदमी बनाने का बीड़ा उठाया, तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस मंच से मैं इस पैनल से 5 डायरेक्टर्स को मैं सादर नमन करती हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर। और ये हमारे 2 ऐसे आदरणीय महागुरु हैं जिनकी देखरेख में हम सभी काम कर रहे हैं, आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और आदरणीय मिस्टर DN शर्मा सर जी को मैं यहाँ से सादर नमन करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि सर और दोनों सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दोनों ऐसे हमारे महागुरु हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते हैं और इन्होंने ही जो है BSS सिस्टम का निर्माण किया। तो एक बार मैं ऐसे BSS सिस्टम के निर्माणकर्ता के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है सर? आ हाँ रही मैडम, शांति बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे। और ये हमारे 2 आदरणीय लीडर डायमंड लीडर हैं। तो मैं चाहूंगी हमारे दोनों आदरणीय लीडर को सादर प्रणाम और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। और ये हमारे मतलब क्या बोलेंगे, नारी शक्ति जो हमारी है, इनके लिए भी मैं सादर नमन करती हूँ और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट करेंगे। और हमारे रेड क्लब लीडर्स जिनकी देखरेख में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी ये तीनों रेड क्लब्स लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस मंच से मैं तीनों रेड क्लब लीडर्स को मैं नमन करती हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे। और ये हमारे आदरणीय मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस मंच से मेरे गुरुओं के लिए अब तक की जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारे ऐसे महागुरु हैं जो मुझे हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए। तो मैं ऐसे आदरणीय महागुरु के लिए मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा फॉलो अप। सही है, क्योंकि फॉलो अप ना हम जिस बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस के लिए फॉलो अप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों हम सभी रोज सुबह ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारी सुबह ट्रेनिंग की शुरुआत से होती है क्योंकि सफलता के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। और दुनिया में सीखने के लिए सबसे ज्यादा कौन तैयार रहता है? बच्चे। सही है, चाहे तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। कौन तैयार रहता है? बच्चे। क्योंकि बड़े को लगता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ और ये मुझे क्या सिखाएगा, ऐसा काम मैं बहुत किया हूँ। ये सोच कि मैं बड़ा हो गया हूँ कुछ सीखने नहीं देता है। सही है। उम्र का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, मेल फीमेल का कोई लेना देना नहीं है। भले ही उम्र में छोटा हो और आपसे इस बिजनेस में बहुत पहले आया हो, एक दिन भी पहले क्यों ना आया हो, तो आपका गुरु है, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा इस बिजनेस की जानकारी ली है। वो इस फील्ड में आपका गुरु है। तो हम रोज सीखने के मूड में बैठते हैं तो हमें बच्चा बनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी बातों में मजे लेते हैं। हम सभी खुद फील करें कि जब हम बच्चे थे और पिताजी ने थप्पड़ मारा था तो हम क्या करते थे? रोने लग जाते थे। लेकिन पिताजी भी वही, बेटा भी वही। अगर आज वो हमें थप्पड़ मारते हैं तो क्या हो जाएगा? पंचायत बैठ जाएगी। सही है, पूरा घर में पंचायत बैठ जाएगा कि उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, जबकि बेटा भी वही है और पिताजी भी वही है। यहाँ पे क्या तकलीफ है कि बेटा बड़ा हो गया है और यही बड़ा बाप बेटे में दुनिया पैदा कर देता है दोस्तों।
तो बच्चे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम सभी बच्चे बन गए हैं। चलिए, हम सभी बच्चे बन गए हैं, तो यस, हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी बच्चे बन गए हैं, तभी तो रोज सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। सही है? मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है सर? थोड़ा सा मुझे बीच यस में मैडम, आ रही है, आ फोन रही है, करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक आ है, तो रही हम है। बच्चे बन गए हैं, तो सीखने के लिए तैयार हैं, रोज बैठते हैं, इट मीन्स हम बच्चे हैं। सही है? तो चलिए हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फॉलो अप हमारे बिजनेस का रीड है। सही है? और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये स्किल सीखा जा सकता है। जिस प्रकार से लिस्ट बनाना हम सीखते हैं, लोगों को इनविटेशन करना सीखते हैं, उसी प्रकार से फॉलो अप भी करना हम सीख सकते हैं। सही है? और आज की टॉपिक हमारा वही सीखना है, फॉलो अप। ठीक है? तो दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे सर। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? फॉलो अप करना। और फॉलो अप करने के लिए समय निश्चित करना। और फॉलो अप ना दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। सही है? क्योंकि 48 घंटे के बाद अगर जो फॉलो अप आता है ना, तो वहां से परिणाम आने के 50% चांसेस कम हो जाते हैं। कारण क्या है कि अगर जो भी प्रोस्पेक्ट हॉल में जाकर प्रेजेंटेशन को देखा रहता है, उसके दिमाग में 24 से 48 घंटे तक उसके दिमाग में ये बात आती है। प्लान प्लान उसके दिमाग में रहता है, वहां का आंकड़ा दिमाग में रहता है। अगर 48 घंटे के बाद अगर हम लेट करते हैं, तो उसके दिमाग से सारी बातें निकलने लगती है। इसलिए एनी हाउ 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा फॉलो अप हो ही जाना चाहिए। ठीक है? इसलिए दोस्तों, फॉलो अप का सामान्य अर्थ होता है सामने वाला व्यक्ति जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसे हमारे व्यवसाय के लिए सहमत करना। सही है? तो ये सहमत करने के लिए हमें अब करना क्या होगा? उनके पास जाकर बैठना पड़ेगा। जैसे ही हमारा प्लान खत्म होता है, या तो 1-to-1 बोले या फिर शो द प्लान, हॉल में प्लान देखा हो, प्लान खत्म होता है तो हमारा काम पहले क्या है? उनका फॉलो अप करना, मतलब उनके दिमाग में जो भी शंकाएं चल रही है उसे दूर करना। तो फॉलो अप का मतलब रिमूव द ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्शन उनका क्या है उसे दूर करना। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? फाउंड ऑफ ऑब्जेक्शन। जब आप उनका ऑब्जेक्शन तभी रिमूव करेंगे जब हमें पता हो कि उसे ऑब्जेक्शन क्या है। अब जब हमें ऑब्जेक्शन ही पता नहीं है, तो हम उसे रिमूव क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना जरूरी होता है? उसका ऑब्जेक्शन क्या है उसे निकालना। ठीक है? तो ये हम निकाल कैसे सकते हैं? उनके घर जाकर या फिर हॉल में बैठकर उनसे बातें करकर। अगर हम उनसे बातें करेंगे, तो वो उनकी जो शंकाएं हैं वो निकल कर आएगी। सही है? तो अगर आपको फील्ड में जाते हैं, तो अगर सामने वाला यानी कि प्रोस्पेक्ट आपके सामने सवाल रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ज्वाइन नहीं करना है। बल्कि अगर सवाल करता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस बिजनेस को और समझना चाहता है। सही है? इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पास बैठकर उससे बातें करनी पड़ेगी। ठीक है? तो जाकर वो अपनी बातों को रख सकता है। अक्सर क्या होता है ना, इस बिजनेस में मुख्य रूप से दो ही शंकाएं होती है हर किसी को, और इसी दो शंकाओं को ना वो घुमा फिरा कर बातें करता है। ठीक है? पहला क्या होता है कि क्या यह बिजनेस वास्तव में चलता है, और दूसरा क्या है, क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जब उनसे हम बातें करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि वाकई में वो पूछना क्या चाहता है। पहले तो हमें पता करना है कि वो बिजनेस के बारे में पता करना चाहता है, या बिजनेस के बारे में पता करना चाहता है, कहीं उसे शंकाएं तो नहीं है, कहीं वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो पहले हमें उसकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि आखिर वो जानना क्या चाहता है, उसके मन में, उसके दिमाग में शंका क्या चल रही है। सही है? तो इस प्रकार से जैसे ही अगर वो बोलता है कि भाई ये बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कंपनी बंद हो जाएगी, तो यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि वो ना करना तो चाहता है, लेकिन उसे बिजनेस, इस कंपनी के बारे में शंका है, इसलिए वैसा सवाल कर रहा है। लेकिन जब वो बोलता है क्या मैं सफल हो सकता हूँ, मतलब उसे अपने आप पे शंका है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा, क्या मैं 2 को ला पाऊंगा।
तो इसलिए उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो हमें ऑब्जेक्शन निकल कर आएगा। सही है। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें उसकी बातों को निकालने के लिए करना क्या है, मतलब अपना बिजनेस की भाषा में बोलते हैं उल्टी कराना। सही है। तो इसे अब कैसे हम करेंगे, तो इसीलिए हमें 3 काम करना है। पहला क्या है, वर्ब क्या है, पिघलाना पड़ेगा। मतलब कि प्रोस्पेक्ट को ना से हाथ तक लाने के लिए हमें 3 चाबी दी गई है। इन 3 चाबियों का यूज करना है। पहला है क्या, वर्ब पिघलाएं। इट मीन्स कि मतलब प्रोस्पेक्टिव के साथ जाकर आप बातें करें, चिट चैट करें फैमिली के बारे में। ऐसा नहीं कि जाते ही उसके पास से एकदम बिजनेस के बारे में बातें करना चालू हो गए। पहले फैमिली के बारे में बात करिए। घर में उनके बच्चे हैं तो बोलिए कि भाई भाभी, जो भी आप संबोधन करते हैं, भाभी, चाची, मामी, जो भी करते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि भाभी चिंटू मिंटू कैसा है, बच्चे ठीक है, स्कूल जा रहे हैं। ऐसे सारी बातें उनसे करिए तो बोलेंगे कि हाँ वो स्कूल तो जा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें ना फॉर्म, FORM फॉर्म का जो है उपयोग करना चाहिए। सीधी सी बात, ठीक है। F फॉर क्या होता है, फैमिली चिट चैट, जिसमें हम बर्फ पिघला सकते हैं। वहां पर जैसा कि मैंने बोला कि आप पूछ सकते हैं तो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं बच्चे, तो भाभी खुद ही बोलेगी अरे क्या बताऊं, वो तो बच्चे तो दिन भर स्कूल चले जाते हैं, मैं फिर फ्री हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ। तो यहाँ पर आपको उसका सही बटन खोजना है कि क्या है। लेकिन जैसे ही भाभी ने बोला कि मैं यहाँ पे बोर हो जाती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मतलब क्या है, वो जो है नए लोगों से मिलना जुलना चाहती है। सही है। तो जो मैंने सही बटन खोजे में जो मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से एक पॉइंट आपका निकल कर आ जाता है कि वो दूसरों से मिलना जुलना चाहती है, अकेले वो बोर होती है। तो हमें उसी समय ठकाक से उस बटन को दबा देना है। सही है। लेकिन मान लेते हैं फैमिली चिट चैट की है, वहां से कोई हमें हॉट बटन नहीं मिला, तो हम आगे इस जो है फैमिली चिट चैट को बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं O पे। O फॉर ऑक्यूपेशन। तब हम बोल सकते हैं भाभी भैया का काम कैसा चल रहा है, वो तो बहुत अच्छा है ना, BSP में है, अच्छी तनख्वाह है, छुट्टी भी सब रहती है। ऐसे में बोलेंगे तो भाभी तुरंत वो रिप्लाई करेगी, अरे कहाँ भैया, देखो सुबह से जाते हैं तो शाम तक आते हैं, उनके पास तो कोई टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक हॉट बटन मिल जाता है कि उन्हें समय चाहिए। या फिर भाभी बोलती है तुमके पास टाइम कहाँ रहता है, रोज सुबह 9 बजे जाते हैं, 10 बजे आते हैं, बॉस बॉस जो है आने ही नहीं देता है। अच्छा रहता है कि अपना अगर खुद का व्यापार रहता है, नौकरी में तो ये सब होता है। तब हमें इतना पता चल जाता है कि अच्छा उन्हें खुद का व्यापार भी चाहिए। तो उस हॉट बटन को दबाकर फिर उसी विषय पे हम बात करते हैं। सपोज वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे हमारा तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जाते हैं अपनी नौकरी से खुश है, मतलब यहाँ भी हमें हॉट बटन नहीं मिल पाया। तो फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं, FOR में जाते हैं, R फॉर रिक्रिएशन। ठीक है। तब वहां पे हम बोल सकते हैं, जब यहाँ से हमें हॉट बटन नहीं मिला तो रिक्रिएशन पे जाते हैं। वहां से हम बोल सकते हैं भाभी अच्छी, भैया तो BSP में जॉब करते हैं, आप तो हमेशा घूमने फिरने जाती होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है, हर कोई तो घूमने फिरने जाता नहीं है। तो आप वहां पे वो बोल सकती हैं, कहाँ 2-3 साल तो मैं कहीं गई नहीं। तब आप वहां पे बोल सकते हैं भाभी जिस व्यवसाय में हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है, वहां तो साल में 1-2 बार जो है विदेश की यात्रा कराते हैं, इंडिया टूर कराते हैं, तो चलो ना भाभी, आप भी आ जाओ, हम मिलकर काम करेंगे, फिर साथ में जाएंगे फॉरेन टूर। मतलब यहाँ पर हमें ये एक हॉट बटन मिल जाता है। तो उन्हें उन्हें क्या है, घूमने फिरने का शौक है। तो उस बात को लेकर हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज यहाँ भी हमें कोई हॉट बटन नहीं मिला, तो इस बात को हम आगे और बढ़ाते हैं। ठीक है। तब आ जाता है लास्ट में क्या, M फॉर मनी। तब हम वहां बोल सकते हैं कि अब भाभी ने जैसे कि बोला कि अरे कहाँ, मैं तो पिछले बार गई थी, पैसा खर्च के आई, फिर खर्च करके आई घूमने फिरने में, 2-3 साल से तो मैं कहीं गई नहीं हूँ। तब हम वहां पे बोल सकते हैं भाभी जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता। फिर भी उसे लगता है कि नहीं मैं तो घूम कर आई गई हूँ, मुझे घूमने की जरूरत नहीं है। तब आप बोल सकते हो कि भाभी ऐसा क्यों नहीं करते, भैया अकेले बेचारे काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, पूरा घर को चलाते हैं, क्यों ना हम भी साइड से 10-15 हजार की इनकम करें हर महीना में, कुछ तो सपोर्ट हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों हम जब हाउसवाइफ से बात कर रहे हैं, मैं किससे बात कर रही हूँ, भाभी से बात कर रही हूँ, ठीक है, वो हाउसवाइफ है, जब उससे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें ना सिर्फ 10-15 हजार की बात करनी है, लाखों की बात करेंगे ना तो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें 10-15 हजार की बात करनी चाहिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ को क्या चाहिए, साइड से 10-15 हजार रुपए चाहिए, ठीक है, तो हमें उतने ही की बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से उस हमें यहाँ पे हॉट बटन मिल जाता है कि एक्स्ट्रा अर्निंग का कुछ साधन चाहिए, मतलब उन्हें क्या आर्थिक स्वतंत्रता है तो वो कर सकती है। तो इस प्रकार से मैंने सही बटन खोजने के लिए जो 10 पॉइंट लिखे हैं, पहला क्या है, अतिरिक्त आय हेतु, व्यक्तिगत विकास हेतु, आर्थिक स्वतंत्रता हेतु, रिटायरमेंट हेतु, समय की आजादी हेतु और स्वयं के व्यवसाय, दूसरों की मदद करने हेतु, नए लोगों के मेलजेल हेतु, जायदाद बनाने हेतु और देश विदेश की यात्रा करने हेतु। तो अगर आप फॉर्म को लेकर सामने वाले से चिट-चैट करते हैं तो ये 10 वजह में से 10 कारण में से एक न एक कारण मिल जाता है और उस बात को लेकर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमें हॉट बटन भी मिल गया, अब सही बटन को दबा दीजिए, उसके बाद बात आगे बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम फॉलो अप करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेंगे जैसे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि फॉलो अप में हमें क्या बातें ध्यान रखना है, जब हम फॉलो अप करने जाते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि फॉलो अप प्रेजेंटेशन के दौरान से ही शुरू हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन दिखाते समय प्रेजेंटर आगे क्या करना है बोलता है, सुझाव देता है, तो वहीं से हमारा फॉलो अप चालू हो जाता है। इन सुझावों में यह जरूर वो कहता है कि प्रेजेंटेशन के बाद जिसने आपको न्योता दिया है, जिसने आपको सादर आमंत्रित किया है, उसे मिलते हुए जरूर जाइएगा, अपना 5 मिनट कीमती समय देते हुए जरूर जाइएगा। ये बोलता है वहां पे, मतलब वहीं से उसका फॉलो अप चालू हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ है, फॉलो अप में प्रोस्पेक्ट से सदैव क्लोज सवाल ही करें। जैसे फॉलो अप सो द प्लान खत्म हो गया, हम फॉलो अप के लिए राउंड सर्कल में बैठते हैं, तो हमेशा हमें वहां पे क्लोज सवाल ही करना चाहिए। जैसे आप वहां पे बोल सकते हैं, पहले तो आपको वहां पे बैठ के उनको धन्यवाद देना है कि आपने इतना कीमती समय दिया। जैसे ही हम वहां बैठते हैं तो मैडम बैठिए, एकदम पास में हम बैठते हैं, आमने सामने, चेयर को आमने सामने लगाते हैं, आई कांटेक्ट बनाकर, ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट से जब हमारा आई कांटेक्ट बन जाता है तो फिर हम उससे धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद, आपने सर समय निकाल कर आए और इस प्रेजेंटेशन को सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद हम उससे पूछ सकते हैं, उसके बाद उससे हमें क्लोज क्वेश्चन करना है, सर ये जानकारी आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। हमें इस प्रकार का सवाल नहीं करना है कि आपको कैसी लगी, कैसी लगी में वो बोल सकता है कि बहुत बेकार लगी, अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो आगे आप बात को बढ़ा नहीं सकते। फिर दूसरा सवाल, जैसे ही बोलता है अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, तो नेचुरली वो हमारे पक्ष में ही बात कर रहा है, सही है। सिर्फ हमें उसे दो ही ऑप्शन देना है, दो ही उंगली पकड़ानी है, चाहे ये उंगली पकड़े या ये उंगली पकड़े, दोनों ही मेरे पक्ष में बात हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आप कर सकते हैं कि आपको यहाँ प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या अर्निंग पार्ट अच्छा लगा। अगर वो बोलता है कि अर्निंग पार्ट अच्छा लगा तो भी मेरे ही पक्ष में बातें कर रहा है, अगर वो बोलता है प्रोडक्ट पार्ट तो भी हमारे ही पक्ष में बातें कर रहा है। आपको वहां ऐसे नहीं बोलना है कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो भाई आप वो कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद तीसरा सवाल हम कर सकते हैं, तब तक भी अगर वो फॉर्म नहीं भरता है, लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे ना हमेशा हमें अपने फॉर्म को आगे बढ़ाना है, फॉर्म भरने के लिए उससे बोलना है, जब भी एक सवाल करे फॉर्म को आगे बढ़ाना, ठीक है, कि चलिए फिर मिलकर काम करते हैं। तो फिर भी वो फॉर्म नहीं भरता है तो फिर हम तीसरा सवाल करते हैं कि ठीक है, आज आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सर मैं कब आऊँ, सुबह आऊँ कि शाम को आऊँ, ऐसा लेकर हम उससे टाइम लेंगे, ठीक है। और जैसे वो बोलता है कि ठीक है, सुबह आइएगा, तो सुबह हम उनके घर में जाते हैं या शाम को घर में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसी प्रोस्पेक्ट से बातें हमें वहां नहीं खत्म करना है जब तक कि हम उससे टाइम ना ले लें। टाइम हम खत्म कर लेंगे नेक्स्ट मिलने का, तभी हमें बात को वहां पे खत्म करना है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सदैव क्लोज क्वेश्चन ही करें, ठीक है। नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फॉलो अप के दौरान अपने सीनियर की बातों को ना काटें। सही बात है दोस्तों, जब हम फॉलो अप करने जाते हैं तो अक्सर ऐसे ही होता है हमारे साथ, जो हमारा जो है ये डाउनलाइन लेके जाता है फॉलो अप कराने के लिए, तो अक्सर
वो ऐसे ही करता है। अगर आप कुछ बात भूल गए तो वो चाहता है कि सीनियर जो बात बोला है ना उसी बातों को वो अपनी अंदाज में कहना चाहता है। तो वहां पे ऐसा हमें हरगिज नहीं करना। ठीक है। उसके बाद आता है चौथा, किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह न कहें कि सीनियर या तो बताना ही भूल गया, चलो मैं इसे आपको बताता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अपने सीनियर को ले क्यों गए हैं? फॉलो अप करने के लिए ना। अगर ऐसा रहता तो आप अकेले भी कर सकते थे। तो वहां पे सीनियर की बातों को नहीं काटना है। फिर क्योंकि वहां पे सीनियर जो बोलेगा, याद रखेंगे यहाँ पे कि अगर सीनियर जो बोलता है सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही करता है, वो अपनी भलाई के लिए करता है, जब आप आगे बढ़ोगे तो वो भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए सीनियर जो भी करेगा आपके लिए करेगा। यहाँ आपको सीनियर पे 101% विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर सीनियर रात को दिन कहता है तो आपको भी दिन कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर रात को सीनियर दिन बोलता है तो इसमें भी कुछ कारण होगा सीनियर का, तभी बोल रहा है। तो वहां पे आपके सीनियर के किसी भी बात को नहीं काटना है। ठीक है। उसके बाद स्पीकर से मिलवाने के बाद प्रोस्पेक्ट से अगले फॉलो अप का समय निश्चित कर ले। जैसा कि मैंने बोला अभी कि उसे घर जाने से पहले पहले आप समय निश्चित कर ले कि वो अगला मिलने का समय कब दे रहा है। आज शाम को दे रहा है या फिर कल सुबह दे रहा है। ठीक है। अगर शाम को दे रहा है तो 6 बजे दे रहा है या 7 बजे दे रहा है। इस टाइप से एग्जैक्ट टाइम हमें फिक्स करना है, तभी उसे वहां से जाने देना है। नंबर उसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्ट को एजुकेशन पैक दे। जब भी प्रोस्पेक्ट वहां से जाने के लिए होता है, बहुत हमें उसे पकाना नहीं है, क्योंकि वो बहुत देर तक पक चुका रहता है, वो सौदा प्लान देखता है। तो जब वो जाने के लिए हो तो उसे हम जल्दी फ्री करें ताकि वो घर जाए। ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट जब घर जाने के लिए होता है तो उसे अपना एजुकेशन पैक जरूर दें। इसमें या तो चाहे आप फॉलो बुक दे सकते हैं या फिर लिटरेचर दे सकते हैं, कुछ भी दे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है दोस्त, देने के पीछे। कुछ लोग को लगता है कि अरे मैं क्यों दूं। हाँ, तो नहीं, यहाँ पे हमें उन्हें देना है और देते हुए ये बोला है कि सर ये फॉलो बुक है या फिर ये लिटरेचर है, इसे ले जाइएगा, घर में पढ़िएगा, मैं आज शाम को 6 बजे आ जाऊंगा। ठीक है। ये भी एक टाइम लेने का तरीका है। शाम को 6 बजे आ जाऊंगा, लेकिन अगर वो मान लीजिए किसी कारण से वो टाइम नहीं देता है, तो यही हमारा जो है एजुकेशन पैक ही जो है ना, उसके घर तक का रास्ता बनाता है हमें जाने के लिए। हम सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति फॉलो अप में ज्यादा समय नहीं देता है, जबरदस्ती उनके घर हमें जाना पड़ता है। तो अगर आप कुछ लिटरेचर या फॉलो बुक दे रहे होते हैं तो उसे लेने के बहाने हमें उसके घर जाना रहता है। ठीक है। इसलिए जरूर ये देकर उसे विदा करें। और इस प्रकार से, और जब भी फॉलो अप में जाते हैं तो इसके लिए या तो अपने घर में उसे बुलाएं या फिर आप उसके घर में जाए। ये दो जगह बहुत सुटेबल रहता है ले जाने के लिए। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड बोलती है कि जब भी हम फॉलो अप में जाए तो हमारे जो टूल्स है ना उसे लेके जाना चाहिए। जिस प्रकार से सैनिक अगर बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए जाता है तो पूरा अपना जो है औजार सहित जाता है। ऐसा ही नहीं कि हाथ में बंदूक नहीं है और पाकिस्तान के सीमा पे खड़े हो गए। ठीक है। अगर वैसा करेगा तो वो बेचारा गोली ही खाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों, हम भी जो फील्ड में जा रहे हैं ना, तो इसलिए जा रहे हैं, वहां भी हमें क्या है, लड़ाई ही होने वाली है। लड़ाई में ऐसा नहीं कि फायरिंग होने वाली है। वहां हमें लड़ाई इस प्रकार से होने वाली है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट चाहता है कि मैं पैसा नहीं निकालूं, और हमारा मकसद क्या रहता है, उसे पैसा निकालना, डीडी निकालना। इस प्रकार से प्रोस्पेक्ट के सामने जो है हमारी इन सब बातों में द्वंद होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, हमेशा अपने औजार के साथ जाना है। औजार मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमारा लिस्ट बुक आ जाता है, सक्सेस मंत्र है, संकल्प फॉर्म है, बिजनेस फोल्डर है, अपॉइंटमेंट डायरी है, पॉकेट डायरी है, इनकम की स्क्रीनशॉट भी हमें लेके जाना है, कॉपी और पेन है, भरे हुए संकल्प फॉर्म है, फिर प्रोडक्ट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट, ये सभी लेके जाना है। ये सब आपको वहां पे फॉलो अप के समय मदद करेगा। जैसे कि अब पहला लिखा हुआ है लिस्ट बुक। अगर आप लिस्ट बुक, एक तो आपको नई लेकर जानी है जो कि कोरी होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश होनी चाहिए। और दूसरी आपकी लिस्ट बुक होनी चाहिए जिसमें कि आपने कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनाए रखे हों। ठीक है। और आपने जिसको भी बुलाया है वो आपका हॉट लिस्ट है या फिर हॉट लिस्ट नहीं है, आपका वर्म लिस्ट होगा। ठीक है।
अगर हॉट लिस्ट या वार्म लिस्ट जो है तो उसका नाम तो आपने एंट्री किया है, तो अगर वो व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म नहीं भरता है, उसे डर है कि मेरे 2 लोग कैसे आएंगे, तो आप उससे बोल सकते हैं कि देख भाई ये मेरा जो है लिस्ट बुक है, इसमें आप देख सकते हो 150 लोगों का नाम है और आप जो है हमारे 10वें नंबर पे आते हो। तो अगर आप 10वें नंबर पे आते हो मतलब कि आपके नीचे 130 लोगों की लिस्ट है। अगर इसमें से कोई बंदा आता है तो कहाँ मैं डालूंगा, आपके नीचे ही तो डालूंगा, जिसे आप जानते भी नहीं। मजे की बात तो ये है कि जिसे आप जानते भी नहीं हो, वो भी आपके नीचे आएगा और जब वो कमाएगा तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें लिस्ट बुक ले जाना है। लिस्ट बुक दिखा के फॉलो अप केस में बहुत काम आता है। उसके बाद होता है सक्सेस मंथ बुक, वो लेकर जाना है। बुक लेकर जाते हैं तो अगर उस समय फॉर्म नहीं भरता है तो उसमें से हम अगर फॉलो बुक आपने दिया है उस समय हॉल से जाते समय, तो फिर आप उसको दूसरा बुक सक्सेस मंथली दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपने पास पूरी टूल्स होनी चाहिए। उसके बाद संकल्प फॉर्म होने चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म ही नहीं रहेगा तो वो बंदा फॉर्म भरना भी चाहेगा तो किसमें भराएंगे, इसलिए आपके पास में फॉर्म होना चाहिए। और जैसे ही फॉर्म होना चाहिए और जैसे ही कुछ बात फॉलो करते हैं तो फिर फॉर्म को हमें आगे बढ़ाना है भरने के लिए। फिर भी अगर वो नहीं भरता है तो अपना अपॉइंटमेंट डायरी निकालें। अपॉइंटमेंट डायरी भी एक बहुत बड़ा टूल्स है। आप उसमें जो है ना लिखे रहें कि आपके पास अगर मैं सुबह 7 बजे आया हूँ तो दूसरे के बाद 10 बजे जाना है, फिर 12 बजे जाना है, फिर 2 बजे जाना है। इस प्रकार से उसकी अपनी अपॉइंटमेंट डायरी दिखाइए कि देखिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप ऊपर आएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं देख लीजिए 10 बजे यहाँ जाने वाला हूँ, 12 बजे यहाँ जाने वाला हूँ, तो जो भी बंदा आएगा तो आपके नीचे ही आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका जो है अपॉइंटमेंट डायरी भी बहुत हेल्प करेगी आपको फॉलो अप करने में। उसके बाद पॉकेट डायरी, पॉकेट डायरी में ऐसे कुछ सीनियर्स की कही गई बातें का नोट्स किया होना चाहिए, जहाँ पे अगर हम कुछ भूल भी रहे हो तो देखकर हम वहाँ पे बता सकते हैं। इनकम की स्क्रीनशॉट, दोस्तों कोई भी जल्दी से फॉर्म नहीं भरता और इस बिजनेस में नहीं आता क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बिलीव नहीं होता है कि ये कंपनी पैसा देती है। सही है, तो वहां पर अगर आपका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जो भी आपको इनकम मिला उसका स्क्रीनशॉट लेके जाइए। अपने सीनियर का जो है इनकम का स्क्रीनशॉट लेके जाइए, उसे दिखाइए। ठीक है, उसके बाद कॉपी पेन आपके साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां गए तो अरे कॉपी कहाँ है, पेन कहाँ है, ये सब नहीं। आपको स्मार्टली वहां पे अपनी कॉपी पेन निकालना चाहिए। फिर भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी हम फॉलो करें ना तो अक्सर जो है प्रोस्पेक्ट के डायरी में ही करना चाहिए अपने पेन से। सही है, उसके बाद आ जाता है भरे हुए संकल्प फॉर्म। दोस्तों यहाँ हमें सादा तो फ्रेश फॉर्म तो ले ही जाना है, साथ ही साथ 4-5 ना भरे हुए संकल्प फॉर्म भी रख लें आप। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं तो उसमें दिखाया जा रहा है फॉलो अप के समय जो है भरे हुए फॉर्म होना चाहिए। आप वहां पे भरे हुए फॉर्म को दिखा सकते हैं कि देख लीजिए सर या मैडम जो भी है, इतना मेरे पास फॉर्म भरा हुआ है। अगर आप अभी फॉर्म को भरेंगे तो ये सभी को जो है आपके नीचे ही मैं रिप्लेसमेंट करूंगा, तो वो देखकर उसमें बिलीव होता है और वो आपको फॉर्म भर सकता है वहां पर। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट पेमेंट की ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अगर मैं प्रोडक्ट पैसा देता हूँ तो क्या गारंटी है कि ये पैसा कंपनी को ही जाएगा। ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज रहती है कि प्रोडक्ट की पेमेंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्क्रीनशॉट करके रखते हैं तो उसे आप दिखा सकते हैं। यहाँ जो भी होता है सब प्रूफ के साथ होता है, देखिए हम लोग कैसे ये अभी इसका पेमेंट किया है, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब आप फॉलो अप करने जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके बैग में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैग में रहेगा तो आप इसकी हेल्प से आप वहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारी बोलती है कि फॉलो अप सीखने के 5 स्टेप्स है। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी क्या है, स्किल है। सही है, सीखा जा सकता है। मैं यहाँ पर ना अपने सीनियर आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारे रास्ते को कितना आसान बनाया है। हम सबके पास टूल्स जरूर है दोस्तों। ठीक है, आज मैं जो भी बातें बोल रही हूँ ना, कोई नई बातें नहीं बोल रही हूँ, मैं वही बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ जो हमारे फॉलो बुक में रखा लिखा हुआ है।
और जिसने हम सभी ने यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं सभी ने खरीदा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि सभी लोग पढ़े नहीं हैं। ठीक है, अगर एक बार कोई पढ़ा होगा, फिर 2 बार दोबारा कोई नहीं पढ़ता, तीसरी बार कोई नहीं पढ़ता, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर हमारे पास जो भी टूल्स हैं, आप उसे 10 बार भी पढ़ेंगे ना, तो 10 बार आपको 10 नई चीज सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं वो जो सीनियर हमारे आदरणीय गुरु ने जो बोला है ना, मैं आज उसी बात को आप सबके सामने रख रही हूँ। जैसा कि आप वहाँ पे हेडिंग में लिखे हैं कि फॉलो अप सीखने के 5 स्टेप्स हैं, ये हमारे सीनियरों ने दिया है, तो एक बार हाथ ऊपर करके सीनियर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है कि आई डू यू सी। आप जब फॉलो अप में जाते हैं तो अपने जो है डाउन लाइन को, जो आपको फॉलो अप में ले जा रहा है, आप उससे वहां पे बोल सकते हैं कि मैं करूंगा तुम देखना। ये क्या है, सिखाने का प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट ट्रेनिंग में ट्रेनिंग क्यों महत्वपूर्ण है जो बातें की थी, तो उसमें था ना कि ट्रेनिंग 2 प्रकार की होती है, एक ऑफलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। तो ऑफलाइन में क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं, राइट। यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं। हम घर में बैठकर तो उन्हें पूरे थ्योरी तो बता देते हैं, लेकिन थ्योरी बताने से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हर कोई जानता है, पढ़ना तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या उसे फील्ड में अप्लाई किया है? जब तक आप फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, आप सीख नहीं सकते। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे मुझे कार अगर चलानी है, तो मुझे सब मालूम है, ये स्टेयरिंग है, ये ब्रेक है, अगर भीड़ होता है या कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो ब्रेक को ऐसे दबाना चाहिए, वो सब थ्योरी पता है। लेकिन रोड पर मैं गाड़ी कभी लेकर गई नहीं, है ना, मैंने कभी चलाया ही नहीं। तो जब ऐसा अवसर आ जाता है कि मुझे ब्रेक लगानी है, तो हमें ब्रेक लगाएंगे कैसे? हमने तो कभी लगाई ही नहीं, प्रैक्टिकल करके देखा ही नहीं। नतीजा क्या हो जाता है, वहां पर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, गाड़ी को ठोक ठाक कर आ जाते हैं, स्क्रैच लग जाता है बहुत सारा, क्योंकि मैंने कभी उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की रोड पे निकाल कर। ठीक है, सेम वैसी यहाँ पे है। अगर आप पढ़ तो लिए हैं, सब आपको पता है कि मुझे क्या क्या करना है फॉलो अप में, लेकिन अगर आप फील्ड में उसे अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे, कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीनियर हमें सिखाने का तरीका बताया है। पहला है, जैसे कि लिखा हुआ आई डू यू सी, मतलब जो सीनियर जा रहा है, जिससे सीनियर को लेकर हमारा डाउन लेके जा रहा है प्रोस्पेक्ट के पास फॉलो कराने के लिए, तो आप उससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा और तुम देखना कि मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप जो सीनियर बोलता है, आप भी अपनी डायरी पेन निकालिए और साइलेंट होकर सीनियर जो बोलता है उसे आप देखिए और नोट डाउन करिए। इस प्रकार से आप ध्यान से सुनिए, जैसे फर्स्ट बार आप जो है इस अपने सीनियर को बोलते सुन रहे हैं, और ये सब चीजें बिल्कुल आपके लिए नई है। इस प्रकार से आप वहां पे नोट डाउन करिए, इसके पीछे की वजह है जो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका जो है, आप के साथ जो आपका डाउनलाइन गया है वो फॉलो करना सीख सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है यू डू यू सी, मतलब इस बार आप करोगे और मैं देखूंगी कि आप कैसे फॉलो अप करते हो। सही है, तो जब वो फॉलो अप करता है कि जहां भी जो गलती हुई है, उस पॉइंट्स को हम जो है सीनियर का यहाँ जैसे अगर मैं गई हूँ, तो मेरा यहाँ फर्ज बनता है कि वहां पे हमारे डाउनलाइन में क्या क्या गलती की, उसे और क्या बताना चाहिए था, वो सबको हम डायरी में नोट डाउन कर ले। फिर जैसे ये फॉलो अप खत्म हो जाता है, वहां से हम निकलते हैं, तो हमें बताना चाहिए कि आपको ये भी बोलना था, ये भी बोलना चाहिए, ये भी बोलना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक सिखाने का उसे प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिखा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यू डू आई सी, इफ एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर, मतलब यहाँ पे आप करोगे मैं देखूंगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसे टेक ओवर कर लूंगा, ले लूंगा। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, जब भी हम फॉलो अप के लिए जाते हैं अपने डाउनलाइन के साथ, तो वहां पे जब हम डाउनलाइन को बोलते हैं ना कि आप करो, तो घबरा जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैडम, नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। तब यहाँ हमें जरूरत है, हमें उसे बोलना है कि मैं हूं ना, आप करो, जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा मैं उसे ले लूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोलते हैं ना कि मैं हूं ना,
जो भी गलती होगी मैं संभाल लूंगी, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, हिम्मत बनती है और वो फिर जो है करने लगता है फॉलो। ठीक है। चौथा आता है आई डू यू सी, इफ एनी प्रॉब्लम यू विल टेक ओवर। चौथा बोलता है कि मैं करूंगा और तुम देखना, मैं करूंगा और तुम देखना, इफ एनी प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहां पे तुम टेक ओवर कर लेना। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आपको टेक ओवर करना है तो बगैर सीनियर की इजाजत के टेक ओवर ना करें। ठीक है। आप वहां पर अपने सीनियर से बोल सकते हैं कि सर क्या मैं यहाँ पे कुछ बोल सकता हूँ, ऐसे अगर सीनियर आपको बोलता है कि हाँ दे, वो तो देगा ही आपको जब आप बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है। तो रिक्वेस्ट करके ऐसे करके आपको उनसे मान सम्मान के साथ टेक ओवर करना है। ठीक है। अगर ये सब चार, पांचवा लिखा है वी बोथ डू, अगर ये चारों चीज अगर आप 5 बार कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारा डाउनलाइन गया है वो भी फॉलो अप करना सीख जाता है। ठीक है। मतलब इस प्रकार से हम उसे जाने अनजाने में फील्ड में फॉलो अप करना हम सिखा देते हैं विद प्रैक्टिकल। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अब हम दोनों मिलकर फॉलो अप कर सकते हैं। पहले जहां मैं अकेले फॉलो अप करने वाली थी, अब हमारे साथ 2 हो गए हैं। जो हमारा डाउन पार्टनर है वो भी अलग अपने लोगों को फॉलो अप करने जाएगा, मैं भी अलग करने जाऊंगी। इस प्रकार से हमारे हैंड्स बढ़ते हैं और हमारा फॉलो अप ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चारों जो प्रोसेस है कम से कम 5 बार जरूर किया हो, और ये किया है कि नहीं किया है इसे अपनी डायरी में भी नोट डाउन कर लें। मतलब आप जो है फॉलो बुक में जो हमारा ये लिस्ट बुक है आप उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं कि इसका मैंने 5 बार किया है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। इस प्रकार से हम फॉलो अप करना सीख सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पे फॉलो अप के प्रकार लिखा हुआ है। दोस्तों फॉलो अप के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन 4 जो है प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला क्या है, आमंत्रण के दौरान। दरअसल हमें लगता है कि सो द प्लान के बाद हमारा फॉलो अप सही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सो के बाद नहीं, जिस समय हम ना अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने मेहमान को सादर आमंत्रित करते हैं ना इनविटेशन कार्ड के जरिए, वहीं से हमारा फॉलो अप शुरू हो जाता है। ठीक है। आमंत्रण के दौरान ही फॉलो अप शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है आमंत्रण के दौरान आप फॉलो अप किए, फिर उसको सो द प्लान में लिया है। जैसे ही सो द प्लान खत्म होता है तो वहां हम उसका एक फॉलो अप करते हैं जिसे हम एसटीपी भी बोलते हैं। ठीक है। एसटीपी करते हैं, वहां भी वही क्लोज क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। राउंड द टेबल में, राउंड द टेबल में जिसे हम आरटीटी बोलते हैं वो करते हैं। ये हॉल में होता है, और एसटीपी जो है आप घर में जाकर कर सकते हैं। इस प्रकार से तीनों प्रक्रिया से गुजरते हुए लास्ट में हमारा निकल कर आता है चौथा क्या, होम मीटिंग में फॉलो अप। अगर आपको जो है एसटीपी में फॉर्म नहीं भरा पाता है तो कोई बात नहीं, राउंड द सर्कल करते हैं, वहां भी नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, फिर हम कहाँ जाते हैं, उसके घर में जाते हैं मिलने के लिए, और वहां पे हम उसका फॉलो अप करते हैं। ठीक है। तो फॉलो अप जब हम घर में जाते हैं करने के लिए तो कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वहां पे जब भी हम फॉलो अप कर, नेक्स्ट करेंगे सर, जब भी हम फॉलो अप करने जाते हैं दोस्तों, तो वहां हमें कुछ चीजें हैं जो जिसका जो है आपको उस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो क्या है, ट्रिपल एफ मतलब फील फेल फाउंड। ये तीनों जो है नियम को हमें एकदम ध्यान से करना होगा, क्योंकि आप इस ट्रिपल एफ को आप जो है ना बाजीगर भी फॉलो अप बोल सकते हैं। मैं तो इसे वही बोलती हूँ, ये तो बाजीगर फॉलो अप है। ये बाजीगर मतलब कि जो हारकर जीतता है उसे बाजीगर बोलते हैं। सही है। तो यहाँ हमें हमेशा फॉलो बाजीगर के रूप में ही करना चाहिए। पहले हमें प्रोस्पेक्ट के सामने हारना है, फिर उसे हमें जीतना है। ठीक है। वो कैसे, जैसे हम देखते हैं ट्रिपल एफ का मतलब क्या है, इसे मैं अभी डिफाइन करती हूँ। एफ फॉर क्या होता है, फील। फील मतलब महसूस करना। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं दोस्तों कि समझ सकते हैं कि जब मैं इस प्लान को देखी थी, जब मेरा फॉलो अप हो रहा था, हमारे सामने हमारा सीनियर बैठा था, मेरा फॉलो अप कर रहा था, तो मैं क्या उस समय महसूस कर रही थी। ठीक है। मैं जो उस समय महसूस कर रही थी, आज जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बैठा है वो भी वही महसूस कर रहा है जो आज से मैं 2 साल पहले महसूस कर रही थी। तो इस चीज को ध्यान में रखकर आपको फॉलो अप करना है। मतलब
आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप ना उसके जूते में पैर रखकर आप उसका फॉलो करते हैं। सीमा मैडम ऐसे ही बोलती है, ठीक है, रख कर करना है, मतलब उसकी बातों को समझना है, उसके दिल की बातों को समझना है, फिर उसका फॉलो करना है, ठीक। उसके बाद आता है फिल्ड। फिल्ड मतलब महसूस हुआ था, आपसे पहले जुड़े दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा महसूस किया था, इवन मैं भी ऐसा ही महसूस की थी, उसे बोलना है। ऐसा बोलने से उसे लगता है कि अच्छा, मतलब मैं इन लोग से अलग नहीं हूँ, इन लोग भी वही सब, इन लोग भी उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, इन लोग के साथ भी वही हुआ है, मतलब ये लोग भी मेरे ही जैसे लोग हैं, किसी दूसरे ग्रह के लोग नहीं है, उसे ऐसा महसूस होता है, ठीक है। इस प्रकार से उसे आप जो है ये फेल्ट मतलब महसूस कर कर जो इसकी उसके दिल में भी क्या बातें चल रही है, दिमाग में क्या बातें चल रही है, उसे महसूस करिए और उसे नॉर्मल करिए, हल्का करिए। अगर आप हल्का करेंगे तो आगे अपनी बात को वो रख पाएगा, सही है। उसके बाद आ जाता है फाउंड। फाउंड मतलब फाउंड मतलब पता चला या चल पाया, ठीक है। जैसे कि किसी को जब हम करने बैठते हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं, लेकिन जब मैंने ये जानकारी ली, या फिर जब मुझे बताया गया, या फिर जब मैंने पाया, फिर जब मैंने देखा, जब मैंने महसूस किया, जब मैंने व्यवसाय को समझा। इससे आप एक सेंटेंस बना के बोल सकते हैं कि बिल्कुल सर, आज आप को जो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मेरे 2 कैसे आएँगे। लेकिन जब सीनियर ने मुझे समझाया, बताया, मैंने देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो 2 बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ना ये सब फॉन्ड मतलब आपके साथ जो बीती हुई है ना, उस बात को उसे आप बताना है, उसे बताना है, ठीक है? उसके बाद दूसरा नियम क्या है? फ़ॉलो अप का दूसरा नियम बोलता है टीपीए मतलब थर्ड पार्टी अप्रोच। हमें ना थर्ड पार्टी अप्रोच ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है क्या है, जैसे आप अपने लोगों को बुलाएँ, अपने परिवार वाले को, अपने भाई को बुलाएँ, अपनी बहन को बुलाएँ, चाचा को, किसी को भी आप बुलाएँ, तो वहाँ पे आप मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये गलती को गलती करने से ना वो ज्वाइन नहीं करेंगे। कारण ये है कि दोस्तों, शुरू से आपके चाचा ने आपको देख रखा है, ठीक है? वो तो आपको घर की मुर्गी दाल बराबर ही समझते हैं, तो आपकी बात को नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि अपने गेस्ट को थर्ड पार्टी अप्रोच मतलब आप अपने सीनियर से ही उसका फ़ॉलो अप कराएँ, खुद करने की कोशिश नहीं करिए, ठीक है? इस प्रकार से ये 2 फ़ॉलो अप के नियम हैं, जिसे हमें ध्यान में रखना है और फ़ॉलो अप करना है। अब फ़ॉलो अप करते समय ना, जब भी हम फ़ॉलो अप किया, अब यहाँ भी उसने फॉर्म नहीं भरा, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ़ॉलो अप करते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर हम किसी के घर फ़ॉलो अप में जा रहे हैं ना दोस्तों, तो बगैर समय लिए हमें वहाँ नहीं जाना है। अगर आप समय नहीं लेते हैं, वहाँ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें, नेगेटिव बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जिसके घर जा रहे हैं, बगैर समय लिए हुए घर जा रहे हैं, उसे कुछ काम हो या फिर कुछ काम हो, बाहर चला गया हो, ताला बंद मिले, जिससे आपका भी समय व्यर्थ जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम उसे वहाँ पर टाइम लेके जाएँ। हो सकता है अगर आप टाइम लेकर नहीं गए हैं, आप उसके घर पहुँचे और वो व्यक्ति लॉक कर रहा हो, कहीं बाहर जाने की तैयारी में हो, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका वैल्यू भी कम हो जाएगा, सही है? तो इस प्रकार से आपको टाइम लेकर भी जाना है। अगर आप टाइम लेकर जाते हैं ना, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपको सुनने के मूड में बैठा रहता है, वो माइंड सेट किया रहता है कि मैंने टाइम दिया है, तो यहाँ पर मैडम या सर जो भी बताएँगे, चाहे वो 1 घंटा बताए, चाहे 2 घंटा का समय ले, उतना समय आपको वो देगा, क्योंकि आप टाइम लेकर गए हैं, सही है? उसके बाद अगर आप टाइम लेकर जाते हैं, तो आप उससे सीधी बात अपने बिज़नेस की कर सकते हैं। उसे कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन अगर आप टाइम लेकर नहीं गए हैं, तो हो सकता है वो बंदा जो है अकेले घर में बैठा हो, बोर हो रहा हो, तो आपके साथ बैठकर अपना टाइम पास कर लेगा, बातें करके टाइम पास कर लेगा। ठीक है? तो इसलिए टाइम लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। और समय जब भी आप टाइम लेकर जाते हैं, समय लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं? चाहे तो आप सेमिनार में लें, मतलब अपने हॉल में ले सकते हैं, ठीक है? यदि आप सेमिनार में समय लेना आपको है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आज मैं 6 बजे आऊँ या 7 बजे आऊँ। यहाँ भी क्लोजिंग क्वेश्चन, ठीक है? अ, अग अगर वो बोलता है कि शाम को 8 बजे तो 8 बजे जाइए, और अगर 7 बजे बोलता है तो 7 बजे जाइए, ठीक है?
और अगर आप मान लेते हैं कि फोन से अगर आप बोल रहे हैं, फोन से आप टाइम ले रहे हैं, तो आप उससे फोन कर सकते हैं कि सर आप कहाँ हो, यदि घर पे हो तो क्या आप कर रहे हो। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो घर पे है कि नहीं है, और अगर घर पे है तो बिजी है, तो इस विषय में बात ही नहीं करनी है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टाइम लेकर ही जाए, और टाइम लेने का ये तरीका है, वहां भी 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों, यहाँ पे बैठे हैं सभी को पता है, सभी को पता है। ठीक है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉलो अप के दौरान, और वो क्या है सभी लोग जानते हैं, तो वो है दोस्तों एडिफिकेशन। क्या है एडिफिकेशन? एडिफिकेशन ना फॉलो अप की रीड है। जो भी हमारा यहाँ रिजल्ट उठता है वो एडिफिकेशन पे ही होता है। जो जैसे कि मुझे अगर कोई लेकर जाता है, ठीक है, हमारा डाउन पार्टनर मुझे लेके जाता है, तो उसे, या मैं किसी को अपने सीनियर को लेके जाती हूँ, तो मेरा वहां पे काम क्या रहता है कि अपने सीनियर का एडिफिकेशन इतनी दमदारी से कर दे, इतनी दमदारी से कर दे कि वहां सीनियर को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हो, और फॉर्म फिलअप हो जाए सिर्फ सीनियर के एडिफिकेशन की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन किसका करना है? आपके अपने सीनियर का करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिससे आप मिलाने गए हैं प्रोस्पेक्ट का करें, प्रोस्पेक्ट का नहीं करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम गए हुए फॉलो अप में, तो हमारा डाउनलाइन जो है, जैसे ही हमने दरवाजा नॉक किया, अपन मान लेते हैं वो अपने फ्रेंड के पास लेके गए हैं या किसी के पास लेकर गए हैं, तो जैसे ही हम नॉक करते हैं, दरवाजा खुलता है, तो फट से हमारा जो है डाउनलाइन जो अंदर घुस गया, और सीनियर एक तरफ दरवाजे पे यूं खड़ा रह जाता है बेचारा मूर्ति की तरह। उसे समझ में नहीं आता है मैं अंदर जाऊं कि बाहर वापस जाऊं। सही है, तो पहले आपको क्या काम करना है, अपने आदर सत्कार कर कर आदर से अपने सीनियर को अंदर बुलाना है कि सर आइए, और वहां पे बुलाकर अपनी फ्रेंड के साथ में वहां पर उनका सर का, अपने सीनियर का एडिफिकेशन करना है। मान लेते हैं मान लेते हैं अगर आपका जो है, जिसको आपका प्रोस्पेक्ट सामने वाला डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, तो आप वहां पर अपने सीनियर का एडिफिकेशन पहले करिए। आप उसे बताइए कि ये हमारी, जैसे मैं जाती हूँ हमारी सीनियर को आदरणीय सीमा मैडम। ठीक है, आ, तो मैं वहाँ सीमा मैडम का एडिफिकेशन करती हूँ, बोलती हूँ ये हमारी सीनियर आदरणीय सीमा मैडम है। मैडम इस बिजनेस में खुद तो सफल है ही, हजारों लोगों को सफलता दिला रही है, और इन्हीं के सानिध्य में रहकर मैं भी काम कर रही हूँ, और मैं भी सफल हो रही हूँ। वहां आपको ये भी जरूर बोलना है कि मैं भी सफल हूँ। इनका समय बहुत कीमती है, मैं बहुत मुश्किल से मैडम को यहाँ पर लेकर आ पाई हूँ, मैडम बहुत मुश्किल से अपना कीमती समय दिया है। इस प्रकार से मैडम की स्थान को आपको ऊंचा करना है। ठीक है, अगर आप मैडम का एडिफिकेशन अच्छा से कर देते हैं, या अपने सीनियर का एडिफिकेशन अच्छे से कर देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ना आपके सीनियर की बात को सुनता है। ठीक इसी का अपोजिट मान लेते हैं कि आपकी जो फ्रेंड है वो डॉक्टर है, वहां पे आप लेकर जाते हैं, और आप बोलते हैं कि मैडम ये डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, यहाँ की एकदम नामी ग्रामी डॉक्टर है, अगर ये आ जाती है ना बिजनेस में, तो भाई ज्वाइनिंग की तो लाइन लग जाएगी, इसको सब लोग बहुत जानते हैं। तो अगर इस प्रकार का गलत एडिफिकेशन आप करते हैं, तो इसमें क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट तो बिल्कुल हाथ बांध कर बैठ जाएगा, पैर पर पैर चढ़ा कर बैठ जाएगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। सही है, तो आपकी सीनियर की बात को नहीं समझेगा। तो वहां पे हमें इस प्रकार का गलत एडिफिकेशन नहीं करना है। बस सिंपल सी बात आप उससे बोल सकते हैं कि मैडम ये हमारी फ्रेंड है जो डॉक्टर है, इनका नाम ये है, बस इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी जरूरी है कि हमारा जो सीनियर है ना, जैसे सीनियर जो है, अपने डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन करे, ये भी जरूरी है। लेकिन अक्सर होता है क्या है ना, हम अपने सीनियर का कर देते हैं, लेकिन हमारा सीनियर जो है अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन नहीं करता। लेकिन अगर कोई सीनियर अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन नहीं करता, तो वहां भी हमारा प्रभाव कम हो जाता है। वहां पे आपको चाहिए कि आप जो है उस प्रोस्पेक्ट से बोले कि आप बहुत न, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है वो बहुत इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत आप अच्छी जगह पे आए हैं, और आप अच्छे लोगों के साथ आए हैं। मैडम बहुत कमिटमेंट की पक्की है, मैडम जो कमिट कर देती है उसे पूरा करती है। ठीक है,
तो आपको ऐसा लीडर मिल रहा है, इनके साथ आप काम करेंगे तो ये तो सफल हो ही रही है, साथ साथ आप भी सफल होंगे। इस प्रकार से आपको ना वहां पे एडिफिकेशन अपने सीनियर का भी करना है और डाउनलाइन का भी करना है, तो रिजल्ट अच्छा आता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सॉरी, उसके बाद आगे हम बोल सकते हैं ये, जैसे ही कोई सीनियर अगर जा रहा है तो पूरी तैयारी में जाए, ड्रेस कोड के साथ जाए, और ऐसे सीनियर को लेकर जाना चाहिए जिनकी कुछ टेस्टोमनी अच्छी हो, ताकि बहुत सारे सवाल आते हैं, पहले वहां पे सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोल भी देता है, अच्छा आपका इनकम दिखाइए कितना कमाए हैं अभी तक यहाँ से, इस टाइप की बातें होती है ना। तो अगर जिस सीनियर को ले गए हैं उनकी टेस्टोमनी अच्छी है तो आप अपना दिखा सकते हैं अपनी टेस्टोमनी को, कि देखो मैंने यहाँ से इतना अर्न किया है, आप भी कमा सकते हो मेरे साथ आओगे तो। इस प्रकार से जब भी हम जाते हैं तो इन सब तैयारियों के साथ हमें फॉलोअप में जाना चाहिए, ठीक है। और फॉलोअप में जब भी हम जाए ना दोस्तों, अपने विचार को अच्छा रखें, कभी ये सोच कर ना जाए कि सामने वाले व्यक्ति से हमें डीडी लाना है, ठीक है, उससे मुझे पैसे कमाने नहीं। आप ये सोच के जाइए कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ, मैं उसकी जिंदगी बनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर मनाली जाती हूँ तो मैं उस व्यक्ति को ही मनाली ले जाना चाहती हूँ जो वहां पर मेरे साथ डांस करे, मेरे साथ घूमे, सही है। तो ये अगर आपके मन में विचार रहता है कि मैं उसकी भलाई के लिए जा रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपके साथ जरूर आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके मन में सिर्फ अपना जो है अपना ही दिखेगा तरक्की करना, ठीक है, आप अपने ही बारे में सोचते रहोगे, तो ये ना बोलते हैं कि आईना, चेहरा जो है एक आईना होता है, आपके चेहरे को वो दिखता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि अच्छा ये अपने फायदे के लिए है। तो बिल्कुल कभी भी ये सोच कर ना जाए कि हमें वहां से सिर्फ डीडी लानी है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम डीडी तो लेके आ जाते हैं लेकिन लोग को वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या, हमें ऐसा ही करना है कि डीडी के साथ साथ उस बंदे को भी हम अपने साथ ले आए, ठीक है, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। अदरवाइज वहां से सिर्फ हम 500 कमाएंगे, बस वही चिल्लर कमाई करते रहेंगे, और हमारा जो टारगेट है ना महीने का 8 लाख, उस तक हम कभी नहीं पहुंच सकते अगर हम बंदे को छोड़ दिया तो, अपने प्रोस्पेक्ट को छोड़ दिया तो डीडी लेकर। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है ये इन सब बातों का जब हम फॉलोअप करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी अगर सामने वाला फॉर्म नहीं भरता है, ठीक है, फॉर्म नहीं भरता है, बिजनेस को नहीं ज्वाइन करता है, तो फिर हम अपना एक ब्रह्म सा निकालते हैं। ये रामबाण है, जब तक ये नहीं आप दिखाए तब तक आपका फॉलोअप कंप्लीट ही नहीं होता है, सही है। तो यहाँ पे ये हमें जरूर करना है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर। जैसा कि मैंने इस आप स्लाइड में देख सकते हैं, लिखा हुआ है मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। तो दोस्तों ये सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है, हमारे सीनियरों ने, आप देखेंगे फॉलो बुक में हर जगह लिखा हुआ है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन इतना लिखा होने के बावजूद भी हम वही गलती को दोहराते हैं, सही है। जैसे कि आप जा रहे हैं प्रोस्पेक्ट के सामने, तो जब भी कोई बंदा ना ये प्लान को देखता रहता है तो उसके दिमाग में तो महीने का जो है 8 लाख घूमते रहता है कि 8 लाख यहाँ से कमाना है, मतलब उसमें एकदम लोहा गर्म रहता है। तो वो उसको लगता है, जब हम फॉलो करने के लिए आते हैं तो उसे लगता है कि यहाँ पे मेरे को तो लोगों को लाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वही पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, ये सब काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में, दिल के कोने में रहता है अच्छा मेरे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं, मैं उन्हें बताऊं, फिर हम वो कोशिश करना चालू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी बात करूंगी, मैं अपनी बात आप लोग से शेयर करती हूँ कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो मेरी किटी पार्टी में कम से कम 30 मेरी ऐसी फ्रेंड है जो कि किटी पार्टी में। तो इस बिजनेस को देखते ही मुझे लगा अरे मैं तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फटाफट कर लूंगी, सब तो मेरी सहेली है, 30 लोग हैं, 30 तो मेरी बात सुनती है। अगर ये नहीं हुआ तो क्लब में मेरे इतने सारे लोग हैं, क्लब से लोगों को ले आ लूंगी, लाइन लगा दूंगी। और इस प्रकार से मैंने क्या किया, कुछ लोगों से बातें की, नतीजा क्या हुआ, वो लोग सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तब मैंने क्या किया, सीमा मैम को बोला कि मैडम मेरी तो इतनी सारी सहेली थी, मैं सबको जाके बोली, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ 30 में से एक सहेली ऐसी थी
जो कि ज्वाइन किया वो भी रिश्ता को निभाने के लिए, सही है। और मैंने अपने अड़ोस पड़ोस सब में ये गलती कर डाली थी, पहले ही खिचड़ी पका डाली थी, तो पूरा रायता फैला दिया था, कोई ज्वाइन नहीं किया। तब मैडम को जब मैं इस बात का जिक्र की तो मैडम ने बोला जी शांति मैडम, क्या आप यहाँ से महीने का 8 लाख कमाना चाहते हो? मैं बोली यस मैम, मैं कमाना चाहती हूँ। तो आपको जो मैं बोलूंगी वो बात आपको मानना पड़ेगा। मैं बोली बिल्कुल मानूंगी। तो मैडम ने वही बताया मुझे कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, मतलब आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करना है, ठीक है। बैक करेंगे सर, आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करना है, तो भाई करना क्या है? तो मैडम ने बताया कि सिर्फ आपको यहाँ, जो मैडम ने मुझे बताया आज मैं वही बात आप लोग को बता रही हूँ कि हम सभी इस बात को करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ नए एसोसिएट है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मेरे बहुत आदरणीय धुरंधर गुरु लोग बैठे हैं जो इस काम को करते हैं। मैं उन लोगों के लिए, जो हमारे नए एसोसिएट हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप उन्हें भी वही बोलोगे कि अगर आपको सफल होना है, महीने का 8 लाख रुपए कमाना है, तो आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करना है, आपको लोगों को बताना नहीं है, आपको लिस्ट बनानी है और 10 लोगों को आपको जो है हॉल में लेकर आना है, सेमिनार में लेकर आना है, ठीक है। तो उसके सामने भी यही सवाल आ जाता है, वो बोलता है वही तो बात है ना मैम कि मैं 10 लोगों को कैसे बुलाऊंगा, मेरे पास तो लोग है ही नहीं, मैं कैसे 10 लोगों को लाऊंगा। तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि ठीक है, आप किन के बुलाने पे आए थे? तो नाम बोलता है, जैसे यहाँ पे मुझे जैसर दिखे हैं तो मैं जैसर को ही नाम लेती हूँ। वो बोलता है कि जैसर ने बुलाया था, तो जैसर ने बुलाया था, तो ठीक है। अगर यहाँ पे दो बातें हो सकती है, अगर आपका प्रभाव अच्छा है, ठीक है, तब तो आपके बुलाने पे लोग आ जाएंगे। फिर भी अगर आपका, चलिए वो भी बात नहीं है, तो आपको जिस प्रकार से जैसर ने बुलाया था, जैसर के कहने पर आप आए थे, अगर वैसे ही आप कुछ लोगों से मिला देते हैं, कुछ लोगों से मिला देते हैं आपके कहने पर, अगर वो नहीं आते हैं, लेकिन वहां पे जैसर जाकर जो है उन्हें इन्विटेशन करते हैं, तो उनके कहने पे लोग आ जाएंगे। तो बोलता है हाँ आ जाएंगे। तो फिर क्या है, चलो आप 10 लोगों से हमें मिलवा, मैं 10 लोगों को इनविटेशन करता हूँ, ठीक है। तो आइए चलिए, अगर आप 10 लोगों से हमें मिलवाती हैं तो आपके साथ 1 महीने में यानी कि क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। तो वहां पे हमें ना ये 10 का पहाड़ा बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 10 का पहाड़ा मैं जैसे अभी स्लाइड में पूरा ही करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसे पूरा नहीं बनाना है, आपको पहले से ये 10 का पहाड़ा जो है अपनी डायरी में बना के नहीं ले जाना है। आपको बात करते करते उसे सप्ताह लिखना है, आमंत्रण की संख्या लिखना है, टीम का आकार लिखना है। मतलब ये चार्ट को हम बात करते करते तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम साइलेंट रहकर पहले चार्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें जो है प्रोस्पेक्ट बेचारा चुपचाप बैठा उसे देखता रहता है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें बात करते करते इस चार्ट को बताना है, ठीक है। उसे बताना है कि अगर आप पहला सप्ताह पूरा नोट डाउन नहीं करना है, एक एक करके करना है। जैसे पहले लिखते हैं कि अगर पहले सप्ताह आप 10 लोगों से मिलवाती हैं, ये 10 लोगों को आप जो है सादर आमंत्रित करके हॉल में लाती हैं, और चूंकि आपके पास अभी टीम नहीं है तो ये 10 लोग आकर इस बात को सुनेंगे, इस जानकारी को लेंगे। और यहाँ पे ना औसत का नियम काम करता है, ठीक है। औसत का नियम क्या बोलता है कि अगर आप 10 लोगों को इस जानकारी को दे दो तो 10 में से 8 लोग असफलता के डर से नहीं करेंगे, लेकिन 2 लोग हमारे विचार के होते हैं, 2 लोग आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से 10 लोग इस जानकारी को लेते हैं, 10 में से 2 लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपकी टीम में कुल 2 लोग हो जाते हैं। अब देखिए ये जो 2 लोग आए हैं ना, इनसे भी आप हमें मिलवाइएगा, और इनको भी मैं वही बात कहने वाली हूँ जो मैं आपको बोली कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। आपको मेहनत नहीं करना है, आपको अपने 10 लोगों को हॉल में लेके आना है, ठीक है। अब दूसरे सप्ताह आपके द्वारा 10 लोग तो आ रहे हैं, ठीक है, आप तो लेके आ रहे हो। तो यहाँ जो 2 लोग आए हैं वो 2 लोग 10-10 को लाते हैं, तो 20 आ जाते हैं। इस प्रकार से 10 + 20 मिलकर कितने लोग हो जाते हैं इस जानकारी को लेने वाले? 30। 30 लोग इस जानकारी को लेते हैं। यहाँ भी औसत का नियम काम करता है। 30 में से 6 लोग आपके विचार के मिल जाते हैं, 6 लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है। इस प्रकार से नए 6 और पुराने 2 मिलकर हो जाते हैं। इस प्रकार से अरे यहाँ मिलकर हो जाते हैं 6, ठीक है। 8, सॉरी वहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है 8। और तीसरे सप्ताह, चलिए तीसरे सप्ताह भी आपने 10 को लाया है, लेकिन यहाँ पे जो 8 आए हैं, यहाँ पे सर गलती हो गई है, मैंने 6 लिखा है, 8 होना चाहिए था। तो अगर ये 8 लोग भी अपने 10-10 को लाते हैं तो 80 लोग आ जाते हैं,
और इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 90 लोग इस जानकारी को लेते हैं। 90 में से 18 लोग हमारे विचार के मिल जाते हैं और आपके साथ काम करने वाले 18 लोग आ जाते हैं। इस प्रकार से नए 18 और पुराने 6 मिलकर हो जाते हैं पूरे के पूरे 26 लोग। अब देखिए चौथे सप्ताह क्या होता है। चौथे सप्ताह भी आप अगर 10 लोग को लाते हैं और आपके ये जो 26 लोग हैं ये भी 10-10 को लाते हैं तो 260 लोग हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 270 लोग हो जाते हैं इस जानकारी को लेने के लिए। यहाँ भी औसत का नियम काम करता है, ठीक है। 270 में से 54 लोग जो है हमारे विचार के मिल जाते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। इस प्रकार से नए 54 और पुराने 26 मिलकर 80 लोग हो जाते हैं सर। अब जैसे ये स्लाइड देखता है ना उसकी आंखें थोड़ी फटी की फटी रह जाती है, ठीक है, कि अरे 80 लोग आ गए, मैंने तो सिर्फ 40 लोग को बुलाया था तो यहाँ पे 80 लोग हो गए। तब उन्हें बताना है कि ये टीम की ताकत है सर, यहाँ सब लोग मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पे और किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया रहता, ठीक है। तो इस प्रकार से 80 लोग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि 80 लोग हो जाते हैं, फिर उन्हें बताना है कि जैसा कि पिछली स्लाइड में आपने देखा, आपने सुना, आपको बताया गया कि कंपनी पेयर पे पैसा देती है, तो 80 का पेयर बन जाता है 40। जब एक पेयर पे कंपनी 1000 दे रही है तो 40 पर कितना देगी, 40 इंटू 1000, 40,000 रुपए। उससे क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, अरे 40,000 रुपए मिलेगा बस निमंत्रण करने का ही। फिर तब हमें बोलना है सर यही तक नहीं है, आगे और देखिए क्या होता है आपके साथ में, और आगे तो और भी मजा है। फिर अब उसको आगे 5वें सप्ताह में ले जाते हैं। 5वें सप्ताह में बोलते हैं कि सर अब आप कब तक इनविटेशन करोगे। मान लेते हैं 5वें सप्ताह आपने इनविटेशन नहीं किया, किसी को नहीं लाया, लेकिन आपके जो 80 की टीम बनी है ये 80 लोग तो नहीं रुकेंगे ना इनविटेशन करने से, क्योंकि इन्हें तो भाई ऊपर जाना है, डायमंड बनना है। तो ये 80 लोग जब 10-10 को भी बुलाते हैं तो 160 लोग आ जाते हैं जानकारी को लेने के लिए। यहाँ भी औसत का नियम काम करता है और 80 नियम काम करता है, 160 लोग इस जानकारी को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था सर कि एक पेयर पे कंपनी 1000 देती है तो 160 का पेयर बनता है 80, तो 80 इंटू 1000 कितना होता है, 80,000 रुपए। उससे बहुत आश्चर्य होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आप ना अगर उसे बताते हैं, ठीक है, तो चार्ट बना के बताते हैं, रोड मैप बना के बताते हैं, समझाते हैं, तो वो बंदा फिर जो है ज्वाइन करने के लिए सोचने लगता है, ठीक है। फिर भी दोस्तों कभी कभी होता है क्या ना, बहुत लोग निगेटिव रहते हैं, बहुत निगेटिव रहते हैं। उन्हें मन तो करता है कि मैं ज्वाइन करूं, लेकिन वो फिर वो जो है अपना दिमाग यहाँ पे लगाने लगता है, बोलता है ठीक है मैं करूंगा ये सब, लेकिन मुझे सोचने का टाइम दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, कुछ बोलने लगता है। उस समय 1-2 दिन नहीं मांगता क्योंकि वो 80,000 का ग्राफ देख चुका रहता है, ठीक है, इनकम इतना देख चुका रहता है तो ज्यादा दिन का टाइम नहीं मांगता है। वो बोलता है ठीक है मुझे 2 घंटा का टाइम दीजिए। तब वहां पे हम उनसे बोल सकते हैं सर आप 2 घंटा टाइम लेकर आप क्या सोचोगे, क्या समझोगे, ठीक है। आप यहाँ पे 2 ही बात तो करोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना करोगे, तो जो भी करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अगर आपको वो बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे करूंगा, अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे आके करूंगा, फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फंसा हुआ है, उसे तो फिर हमें यहाँ पे बोलना है कि सर इतना क्यों सोच रहे हो, आपको क्या करना है, एक यहाँ से प्रोडक्ट ही तो लेना है, कितने का प्रोडक्ट लोगे। तो अगर सपोज वो बोल देता है कि मैं 15,000 का प्रोडक्ट लूंगा, तो उसे बोलना है कि भाई 15,000 अगर देते हो तो इसके बदले में आपको प्रोडक्ट भी तो मिल जाता है। तो बोलता है हाँ प्रोडक्ट तो मिल जाता है। तो अब आप बताइए आपका यहाँ पे क्या लागत लगा, क्या इन्वेस्ट किया आपने। तो बोलता है कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगता है और रिस्क भी कुछ नहीं क्योंकि आपको प्रोडक्ट तो मिल गया। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सर ज्यादा सोचो समझो नहीं, आप अगर यहाँ पर 15,000 का प्रोडक्ट 15,000 लगाते हो तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, 0, ठीक है, और रिस्क भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे सफलता की संभावना आपको 100% है सर। तो जब आप इतना समझाते हैं तो उसे दिमाग काम करता है, लेकिन इतना कथा वाचने के बाद
जब तक आप फॉर्म उसे सामने नहीं देते ना, वो भरेगा कहाँ। तो हर एक बात को बोलकर फॉर्म को पहले आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमेशा हमारे सीनियरों ने कहा है कि गाय जो है दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। सही है। तो आपको हर एक बात में फॉर्म को आगे बढ़ाना ही है, बढ़ाना ही है। लेकिन ये सब उसे बता जरूर देना है, सर ये सारी चीजें होगी आपके साथ, लेकिन तब होगी जब आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है। फिर भी इतना बताने के बाद भी कुछ लोग बहुत ही निगेटिव थॉट के होते हैं, बहुत ही। फिर भी वो सोचने लगते हैं मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, मन करता है करूं, दिल करता है नहीं करूं, मन करता है करूं, दिल करता है नहीं करूं, इसी कश्मों पड़ा रहता है। तब हमें वहां फिर से बोलना है कि सर देखो, इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि 4 सप्ताह मतलब 1 महीना में आपकी 80 की टीम हो गई है। तो अगर आप अभी फॉर्म भरते हो, जो मैंने लिस्ट की बात की थी ना, लिस्ट उस समय दिखाएंगे, फिर फील्ड फॉर्म दिखाएंगे, भरा हुआ जो फॉर्म है उसे दिखाएंगे, और आप बोलेंगे सर अगर आप अभी फॉर्म भरते हो ना तो इस 80 के ऊपर में हो गए, तो आप क्या चाहते हो, इस 80 के लिए आप काम करो कि 80 लोग आपके लिए काम करें। तो उसके दिमाग में कुछ बातें जाती है, बोलता है अच्छा चलो ठीक है, चलो फॉर्म भरता हूँ। इस प्रकार से वो फॉर्म भी भरेगा और डीडी भी देगा, अगर आप वहां पर उसे सब ये सारी बताते हैं तो। लेकिन जब भी बताएं उसे बोलते रहे कि भाई मेहनत नहीं करना है, मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। और ये मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, सिर्फ नए प्रोस्पेक्ट के लिए ही नहीं है, ये पूरे सभी के लिए है, सीनियर के लिए भी है। ठीक है। किसी को भी मेहनत नहीं करना है, सबको हॉल में लाकर बैठाना है। तो इस प्रकार से फॉलो अप करके हम डीडी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है सर। नेक्स्ट स्लाइड तो बहुत ही जबरदस्त है। जैसा कि अभी इसके लिए एक बार मैं चाहूंगी हमारे दोनों आदरणीय महागुरु जी के लिए ताली होनी चाहिए। यहाँ पे अभी जो है जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हमारा गुरु मंत्र 3.0 चल रहा है। ठीक है। और दूसरा हमारा टाइटन चल रहा है। तो दूसरा देख सकते हैं। तो दोस्तों बैक करेंगे सर। तो दोस्तों पहले हमें यहाँ पे गुरु मंत्र में मनाली का मेला है। इसके पहले भी मैं बताऊं दोस्तों कि ये जो गुरु मंत्र है ना, वहाँ पे मैं आपको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वहां जाने पे हमें क्या क्या मिलता है और हम कितने मजे करते हैं। ठीक है। जब तक कि आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे, जब अपने खुद महसूस नहीं करोगे, खुद करोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी कोई बताएगा कि दार्जिलिंग में ये मनाली में ऐसा है, वैसा है, ऐसा सीन है, वैसा सीन है। तो भाई हम तो दूसरी की आंखों से देख रहे हैं, खुद की आंखों से कहाँ देख रहे हैं। सही है। क्योंकि इसके पहले भी मैं गई हूँ, तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है वहां पे। मतलब वहां पे क्या बोलते हैं, कोई उम्र की सीमा नहीं रहती। जैसे मैं अभी, मेरी उम्र जो भी है वहां पे जाती हूँ तो मैं 18 साल की हो जाती हूँ। ठीक है। पूरे वही बचपने में आ जाती हूँ। जैसे बच्चे लोग खूब इंजॉय करते हैं ना, उसी टाइप से मैं वहां पे इंजॉय करने लग जाती हूँ। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे गुरु मंत्र में हर किसी को जाना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ लेफ्ट राइट है में आपको 10-10 डीडी डालनी है। नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद टाइटन है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी हमें विदेश यात्रा का भी मौका देती है। तो अगर आप यहाँ पे बैंकॉक मान लेते कोई फ्रेशर है, अगर लेफ्ट राइट में 21-21 डीडी डालता है तो वो गोवा कर लेता है। और अगर 27 डीडी लेफ्ट और 27 राइट में डालते हैं तो बैंकॉक टूर अचीव कर लेता है। और बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसके साथ साथ अगर आप बैंकॉक टूर अचीव कर लेते हैं तो हमारे आदरणीय गुरुओं ने हमें मौका दिया है फ्री में 3 लोगों को मनाली जाने का। तो एक बार सर और मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सभी ये 200 बीबी पे ज्वाइनिंग है। नेक्स्ट करेंगे सर। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा मनाली और टाइटन का मिला हुआ ऑफर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना टारगेट बताना चाहूंगी कि सर मैं यहाँ पे 25 सितंबर तक मनाली अचीव कर लूंगी। और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अपने साथ कम से कम 6 लोगों को लेकर जरूर जाऊंगी सर। और आप लोग की कृपा रही, आप लोग का सपोर्ट रहा तो शायद मैं टाइटैनिक भी चली जाऊं। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ नमक मिर्ची की जुबान है, मुझसे जो भी गलती हो गई होगी उसे मुझे क्षमा करिएगा। और मेरी जो भी बातें आपको अच्छी लगी ना, उसे आप फील्ड में अप्लाई जरूर करिएगा।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू वेरी